हेलो बच्चों, आज का पेपर केमिस्ट्री का हो गया और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि एक पूरा का पूरा पेपर जो है वो एनसीईआरटी और एग्जामिनर से आया है। अब सुबह से बच्चों का हमारे पास में कॉल आ रही है, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं सर उसके हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ें। तो अब हम लोग आज का जो हमारा ये वीडियो है ये इसी के ऊपर बेस्ड है। हमने इसके सॉल्यूशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट हम लोगों ने शुरू के 18 क्वेश्चन लिए जिसके अंदर पूरे ऑब्जेक्टिव्स है या एसेशन और रीजन है, उसका सॉल्यूशन हम अभी करने वाले हैं। उसके अंदर आपको ये भी बताया है कि वो क्वेश्चन एग्जाम्पलर में कहां से लिया गया है या एनसीईआरटी के किस लाइन से या एनसीईआरटी की किस एक्सरसाइज से उस क्वेश्चन को हम लोगों ने लिया है। कल के दिन हम फिर से इस वीडियो को अपलोड करेंगे जिसके अंदर हम सब्जेक्टिव यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस सीरीज को देखिए, हम लोग का आज के सॉल्यूशन को और कल के सॉल्यूशन को। इसी तरीके से जब फिजिक्स का पेपर होगा हम उसका फिर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस चैनल को जो कि एडविन क्लासेस के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लगातार आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि कौन से फॉर्म निकल चुके हैं कॉम्पिटिशन्स के। जैसे कि आपको मालूम है सीयूईटी का फॉर्म निकल चुका है, आईआईटी का फॉर्म निकल चुके हैं, नीट के फॉर्म आने वाले हैं, और उसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। मालूम है कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं? वो कॉम्पिटिशन है जैसे कि आपने देखा अभी बिट्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, बिट्स पिलानी का, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। उसके अलावा अभी हमने पीछे देखा था कि एक और नोटिफिकेशन आया था जिसको नेस्ट के नाम से हम देखते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन भी आपको इसके ऊपर दिया जाएगा। वो इंटीग्रेटेड एमएससी का प्रोग्राम होता है जो कि स्कॉलरशिप के ऊपर बेस्ड होता है। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। उसके अलावा जब आप आईआईटी का टेस्ट देंगे तो आपको काउंसलिंग में आपको बहुत हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आईआईटी के कॉलेजेस को चूज करना, आईआईटी के कॉलेज की ब्रांचेस को चूज करना, आईआईटी के लोकेशंस को चूज करना, ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट हैंड्स की जरूरत पड़ती है। तो आई एम अवेलेबल, ताहिर सर आपके साथ में हमेशा रहेंगे। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। आने वाले 2 से 3 महीने आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 2 से 3 महीनों में मैं लगातार आपके साथ बना रहूंगा इस वीडियोस की सीरीज के जरिए से और इस चैनल के जरिए से। थैंक यू वेरी मच। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ टुडेज केमिस्ट्री पेपर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेट के अंदर। हेलो बच्चों, अब हम लोग सेट नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले के वीडियोस में सेट नंबर 1 केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव के मैंने आपको सॉल्यूशंस कराए हैं, सेट नंबर 2 के सारे सॉल्यूशंस कराए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सेट में भी आया है, सेकंड सेट में भी आया है और थर्ड सेट में भी आ गया। बहुत आसान सा सवाल है ये। इस क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए इसका सिस्टम ये है कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर, यहाँ लिखूंगा मैं, आंसर यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ये जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ किस तरह से। कॉलोश लॉ, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहते हैं कि लैम्डा नॉट माइनस ए अंडर रूट सी है। अब ये कहते हैं कि इसके अंदर अगर हमारे पास में सी की अप्रोच 0 हो जाएगी तो क्या होगा? इफ इट बिकम्स 0, यहां 0 रखेंगे आप, इट विल बिकम 0, तो लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चों? लैम्डा नॉट हो जाएगा। और इस तरह से आप देखते हैं ये ऑप्शन हमारे पास में कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो कि बहुत आसान था ये। और भैया सेकंड क्वेश्चन में हो गया झगड़ा। हमें सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी है। इसने बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम आते हैं। इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स जो है वो इसके अंदर जो हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन विनाइल क्लोराइड कहलाता है, ये भी अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आता है। और जो सी ऑप्शन है, सी देखिए ए है हमारे पास में और ये हमारे पास में सी है ऑप्शन। ये जो सी है ये कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड, इनको हम कहते हैं अलाइल क्लोराइड, और दोनों ही अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आते हैं। अब यहां पर ये ऑप्शन एक से ज्यादा करेक्ट हो गए इत्तेफाक से।
तो जिन बच्चों ने ए टिक कर रखा है उनको भी नंबर मिलेंगे, और जिन बच्चों ने सी टिक कर रखा है उनको भी इसका सही आंसर मिलने वाला है। इसमें डी ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि वहां ट्रिपल बॉन्ड है, वो हमारे पास इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। और बी ऑप्शन भी इसलिए है क्योंकि बी ऑप्शन अलाइल भी नहीं है और विनाइल भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए और सी दोनों ही ठीक है। अब जिन बच्चों ने ए लगाया है उनको भी नंबर पूरा मिलेगा, जिन बच्चों ने सी लगाया है उनको भी नंबर पूरा मिलने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये क्वेश्चन फिर से आप देखिए, ऑप्शन नंबर सेट नंबर 1 में भी दिया गया है, सेट नंबर 2 में भी दिया गया है, ये फिर से आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर है 3, और देखिए इसका पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। ये सॉल्यूशंस के चैप्टर का, इसमें कहा गया है कि मैक्सिमम, देखिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जिस एजिट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। ये सॉल्यूशन के चैप्टर का, कौन से चैप्टर का सवाल है भाई, सॉल्यूशंस का। और ऐसे कंपाउंड जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, क्या करते हैं भाई, नेगेटिव डेविएशंस, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होने वाला है, ए इसका आंसर होने वाला है, ठीक है ना, ए। तो ए हमारे पास हो गया, ये सॉल्यूशन चैप्टर का सवाल था। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अब 4 के ऊपर। देखिए साहब, 4th क्वेश्चन में बहुत बच्चों की गलती हो रही होंगी, ऐसा मैं मान करके शायद चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले बात देखिए, आंसर है बी। अब ये बी क्यों है भाई, ये बी इसलिए है, इसने क्वेश्चन में कहा गया कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन 1 ओल। याद रखिए बात। सॉल्यूशन देखिए इसका, बहुत सारे बच्चे अभी इसमें गड़बड़ कर आए हैं। देखिए बच्चों, ये है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इस पर नॉर्मल तरीके से H2O डालेंगे तो भाई साहब एसिड की प्रेजेंस में ये 2 प्रोपेनॉल बनाएगा, क्योंकि इसमें लगेगा मार्कोवनिकॉफ रूल। क्या लगेगा, मार्कोवनिकॉफ रूल, मैंने शॉर्ट में लिखा है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि आपको कन्वर्ट, ये है देखिए प्रोपेन टू ओल, ये नहीं है हमारा सवाल, प्रोपेन टू ओल, तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं, ये देखिए मैंने काट दिया। क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और जब हम इसको करते हैं हाइड्रोबोरेशन, ये एक नेम रिएक्शन के तौर पर भी जाना जाता है, हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन में जैसे कि आपको ऑप्शन में रखा है B2H6 डालते हैं और आखिर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, और तब बच्चों हमारे पास CH3 CH2 CH2OH प्रोपेन 1 ओल बन करके तैयार हो जाता है। आपको मैं ये बता दूं, इस रिएक्शन का नाम भी होता है अपने आप में हाइड्रोबोरेशन। आप पूछेंगे सर ये किस चैप्टर में है, तो बच्चे लोग अल्कोहल के चैप्टर में ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसा मालूम पड़ता है काफी बच्चों ने गलत कर दिया है, जल्दबाजी में H2O का उन्होंने लिख करके आ गए। तो अगर किसी ने इसको गलत कर दिया है तो इस हार्ड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आप आइए। इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि आप विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड वन चूज टू ट्रांसफॉर्म CH3COCl इनटू एसीटोन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, पहले मैं आपको आंसर ही बता देता हूं, और वो है ये। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से है बच्चों, CH3COCl, इसमें अगर हम CH3 होल ट्वाइस कैडमियम डाल देते हैं तो इससे हमारे पास आप देखिएगा कि कीटोन बन करके तैयार हो जाता है और CdCl2 बन जाता है। बैलेंसिंग अगर करनी है तो इस तरह से बैलेंस हो जाती है। ये रिएक्शन हमारे पास में अल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में है, ठीक है ना। ये कौन सी जगह का सवाल है, ये अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर है। ये अगर आप एनसीईआरटी में से इसको देखना चाहते हैं तो ये एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 363 के ऊपर ये आपके पास में रिएक्शन लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है बच्चे लोग। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इसको देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद लार्ज एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड। पहले तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं। आपको CH3Cl में अगर आप अमोनिया डालते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, CH3Cl में अगर आप अमोनिया डालते हैं तो लार्ज एक्सेस, ये आपको बात दिमाग में रखनी है। तो आप देख सकते हैं CH3NH2 बन जाता है प्लस HCl, उसके बाद और फिर ये रिएक्शन करता है दोबारा से किसके साथ, CH3Cl के साथ, तो आपका CH3 होल ट्वाइस NH बन जाता है। ये फिर से रिएक्शन करता है CH3Cl के साथ में, ठीक है ना। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये आपका क्योंकि लार्ज एक्सिस में है तो आपके पास CH3 होल थ्राइस बन जाता है। और फिर से जब आप रिएक्शन करेंगे CH3Cl के साथ तो ये CH3 होल 4 N प्लस Cl माइनस टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये इसका आंसर बन करके तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने पूछा है कि एनोमर किसे कहते हैं। देखिए एनोमर पहले तो इसका आपको आंसर बता दिया जाए। इन द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज द एनोमेरिक कार्बन इज, एनोमेरिक कार्बन, ये आपको देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 7, पहले हम इसका आंसर लिख देंगे डी। एनोमेरिक कार्बन का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, देखिए ये है हमारे पास में ग्लूकोज, इसका सॉल्यूशन देखिए। एनोमर का मतलब होता है, देखिए आपको शायद इसके स्ट्रक्चर्स पता है, यहां पर CH2OH होता था, यहां पर हमारे पास में ये 6 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 1 नंबर है। 1 नंबर का हमें सिस्टम बताना होता है। 1 नंबर का H और OH अगर उल्टा होता है, देखिए ये एक कॉन्फ़िगरेशन होता है और दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास में OH ऊपर हो जाता है, H नीचे जाता है कार्बन नंबर 1 पर। इस 1 नंबर पर कार्बन H और OH जो ऊपर नीचे होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एनोमर्स। एनोमर्स, एक अल्फा ग्लूकोज और दूसरा वाला बीटा ग्लूकोज, तो इसको हम एनोमर्स कहते हैं। तो ये किस कार्बन की वजह से बच्चे लोग एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट कार्बन की वजह से। फर्स्ट कार्बन के ऊपर H और OH जो एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होते हैं, इन्वर्ट होते हैं, इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनते हैं इनको अल्फा और बीटा ग्लूकोज कहते हैं और ये कहलाते हैं एनोमर्स। ठीक है भाई। और ये हमारा एग्जाम्पलर में, देखिए मैं रेफरेंस भी दे रहा हूं, एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर 4 है बायोमोलिक्यूल्स में। अगर आप कोई भी बच्चा एग्जाम्पलर की बुक खोल करके देखेगा तो ये आंसर बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 8 के ऊपर। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, बेरी बेरी जो इसके अंदर आपको डेफिशिएंसी होती है उसका क्या नाम था बच्चों, बेरी बी, विटामिन बी। तो ये हमारा आंसर बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9th क्वेश्चन कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। 9th क्वेश्चन, 9 डी क्या है क्वेश्चन बच्चों, ये डी है इसका आंसर। लेड स्टोरेज सेल, पहले तो मैं आपको बताऊं अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल का सवाल। तो होता क्या है इसमें, क्या है क्वेश्चन में, देखिए आपने इसका आपको सॉल्यूशन समझाता हूं, डी क्यू है। कुछ बच्चों ने ऐसा बोला मुझसे कि सर इसके अंदर आंसर हम डी भी लगा सकते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस में ए ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि जब इसकी चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग की रिएक्शन है, चार्जिंग के अंदर बच्चों उल्टा होता है, PbSO4 डिकम्पोज होता है। जैसे कि सपोज करिए कि आपको पहले कहा गया कि ये मिल करके PbSO4 बनाना है, ये आपका क्या है एनोड। ये रिएक्शन जो आपको दिया गया है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इसका। अभी ये मैंने लिखा है जबकि इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है भाई,
जब वो इन्वर्टर को आप यूज कर रहे हैं, जब लाइट चली गई, इन्वर्टर को आप यूज कर रहे हैं, उस समय Pb+2 के आयंस सल्फेट के आयंस मिलकर के PbSO4 बना देते हैं। अब लाइट जो है आ गई, अब चार्जिंग शुरू हो गई, चार्जिंग इन्वर्टर के अंदर, इन्वर्टर है ना ये, इन्वर्टर का एग्जांपल है ये। अब चार्जिंग शुरू हो गई, चार्जिंग में फिर क्या होता है बच्चों, ये जो PbSO4 है ये अब पलट जाता है यूं, ये देखिए आप, अब ये आपके पास में पलटना शुरू हो गया और इसको फिर कहते हैं चार्जिंग की रिएक्शन, चार्जिंग। और जब चार्जिंग होने लगती है तो अब क्या होता है हमारे पास में, ये प्लस में मैंने गलती से लग गया है Pb, अब क्या होगा, उल्टा होना शुरू हो गया। तो क्या होगा भाई, PbSO4+2 था और ये 0 में आ गया, तो PbSO4 अब कन्वर्ट होना शुरू हो गया किस चीज के अंदर, Pb के अंदर। और ये जो एनोड है अब क्या हो रहा है इसके ऊपर, देखिए रिडक्शन, ये देखिए आप उल्टा हो गया। और अब इसको एनोड को हम क्या कहते हैं, फिर कैथोड कहते हैं। तो इसका मतलब चार्जिंग के समय, एक बार बच्चों लोग फिर से देख लीजिए, अपने सब दोस्तों ने जिन्होंने गलत कर रखा उसको बता दीजिए, कोई गलत फहमी में नहीं रहे। अगर आपको गलत हो गया तो हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। और जिसने सही करा है मैं उसको जरूर कॉम्प्लीमेंट्स कहना चाहूंगा, उसको मैं शानदार कहना चाहूंगा क्योंकि उसने समझदारी से काम करा है। कि यहां पर क्या हुआ, एक बार फिर से देख लीजिए कि Pb और SO4 मिलकर के Pb+2 बन गया, PbSO4 के रिडक्शन से Pb0 बन गया और तब हमारे पास में ये कैथोड की रिएक्शन कहलाती है। कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी, जिसमें उसने क्या रखा है, डिपोजिशन ऑफ Pb एट एनोड, यानी कि जो पहले एनोड था अब क्या में चेंज हो चुका है, वो कैथोड में चेंज हो चुका है। तो एक क्वेश्चन को समझिए, कैथोड रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, और ये जगह थी क्या इससे पहले, ये एनोड थी। तो एनोड के ऊपर आप देखेंगे कि हमारे पास में एनोड के ऊपर ये आपके पास ये रिएक्शन होनी शुरू हो गई और Pb आगे डिपॉजिट होना शुरू हो गया। बच्चों लोग इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लें। अब हम लोग अगले स्टेप पर मूव करते हैं। कोई अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो मुझे फोन के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे बात कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके इसके अंदर कोई डाउट रखेंगे, कुछ पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं। 9368631015 के ऊपर मुझे फोन करें, मैसेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पर इस चैनल के ऊपर आपको सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन मिला करेंगी। नीट के मेडिकल का जो टेस्ट होगा उसके रिगार्डिंग, IIT मेंस और IIT एडवांस के रिगार्डिंग, उसके बाद में नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास में वो CUET का टेस्ट आएगा उसके रिगार्डिंग, और उसके अलावा जितनी भी चीजें आएंगी अभी आपके रिलेटेड क्वेश्चन की, उसकी अपडेट आपको इसके ऊपर लगातार मिलती रहेगी। तो आप लोग खूब अच्छी तरह से इस चैनल का ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये मेरा नंबर है, अगर कभी भी आपको कोई डाउट आए, कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम बाय मैसेज। 10 क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। 10 क्वेश्चन फिर से आसान क्वेश्चन है। इसने कहा है कि भाई 10 क्वेश्चन में कहा है इसने, which of the following pairs will not form ideal solution। देखिए आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि लगभग एक जैसे होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए बेंजीन एंड टोलुइन, लगभग एक जैसे। तीसरा ऑप्शन देखिए हेक्सेन और हेप्टेन, ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर। और डी ऑप्शन को देखिए इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, दे आर आल्सो सिमिलर, एक जैसे ही हैं लगभग। कौन सा चीज गलत है, जो आपका बी ऑप्शन है जो मैंने यहां पर आपके सामने भी बताया है, ये गलत है, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का परेशानी में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11, पहले तो आंसर को नोट करिए और आंसर है हमारे पास में इसका बी। क्यों है भाई बी? ये हाफ लाइफ नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, एक सेकेंड। हमारे पास में हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल्ड व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल्ड। ये पहले मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। हाफ लाइफ का रिलेशन होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से इस तरीके से n-1। तो अगर हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन लेते हैं बच्चे लोग, जीरो ऑर्डर की, तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा भाई,
टी हाफ लाइफ 1 अपॉन इनिशियल और 0 माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये है इसका रिलेशन। अब अगर आपने देखिए इसमें क्या कहा है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड, half life of a reaction is doubled when the initial concentration is doubled। डायरेक्ट रिलेशन हो गया। क्या आंसर हो गया इसका, 0 ऑर्डर का। तो आंसर क्या है हमारे पास में डी, यानी कि 0 ऑर्डर की ये रिएक्शन हो गई है। खूब अच्छी तरीके से इसको सब बच्चे यहां पर ध्यान में बैठा लें कि ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। इसके अंदर हमारे पास में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम डबल करते हैं, आप देख सकते हैं इसको यहां पर, तो हमारे पास में ये यहां पर डबल हो जाता है। ठीक है, सब लोग इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं एक बार। फाइन, नेक्स्ट चीज पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आप आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो देखिए आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पहले मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूं। देखिए Fe+3 की बात करते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, आर्गन 18, 4s2 और 3d6 26। अब अगर आप Fe+3 बनाते हैं तो ये हो जाएगा आर्गन 18, 4s2 और 3d5। ये हुआ आपके पास में Fe+3। अगर आप कोई और एलिमेंट लेंगे तो उसमें इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर से अगर आप वेनेडियम लेते हैं तो एटॉमिक नंबर उसमें दे भी रखा है, जिसका हमें खुद भी पता होता है 23 आ गया हमारे पास में, आर्गन 18, 4s2 और 3d। अब आप देखिए 23 आपके पास में ना, ठीक। अब इसके अंदर भी वो कहता है Fe+3 बना दो। तो V+3 आप बनाओगे तो आपका V+3 कैसे बनेगा भाई, आर्गन 18, 4s0 और 3d2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो अभी 2 अनपेयर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर क्या है बच्चों, मैक्सिमम मैं देख पा रहा हूं कि इसके अंदर आपके पास में आएंगे। टाइटेनियम में भी इससे कम है, स्कैंडियम के अंदर भी इससे कम है। तो मैक्सिमम जो है हमारा आंसर हो गया Fe+3। आंसर नंबर ए हमारे पास में हो चुका है। तो मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दिया है। विच, अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13 में कहते हैं विच इज अ पॉलीडेंटेट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपके पास में सी, पॉलीडेंटेट लाइगेंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का सवाल, कोऑर्डिनेशन EDTA। ये जो EDTA है, EDTA, और इसके ऊपर चार्ज -4। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं इसका सॉल्यूशन एक बार। पॉलीडेंटेट का मतलब क्या होता है, जिसमें कई सारे वो लोन पेयर दे सकता है, कई सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उसको हम कहते हैं पॉलीडेंटेट। तो EDTA जो है इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट CH3COO-, 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 CH3COO-। तो ये आपका इसका कंपाउंड है। आपको इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट, ये हेक्साडेंटेट होता है, हेक्सा। ये भी लोन पेयर दे सकता है, ये भी लोन पेयर दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों लोग, हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट। तो ये हमारे पास में EDTA ऑप्शन हो गया, सी इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखिए भाई, 14 पर सवाल आसान सा है। ये कोऑर्डिनेशन का सवाल है, एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। ये इसमें कहते हैं कौन एग्जिबिट करेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो आंसर नंबर सी है। सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए भाई, क्या होता है इसके अंदर, CONH3 5NO2 और NO3 होल ट्वाइस, ऐसा लिखा हुआ है। इसका आइसोमर क्या बनेगा बच्चों लोग, देखिए ये ONO हो जाएगा। एक बार नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है, अब ऑक्सीजन देगा, तो ये कहलाता है लिंकेज आइसोमर। ये आपका एग्जाम्पलर में सवाल है।
एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर है 23। एग्जाम्पल बुक आप सब लोग जानते हैं, कोऑर्डिनेशन का, ठीक है भाई। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जिसमें कि आप दो तरह से लिंक कर सकते हैं। ए ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि क्लोरीन के अंदर कोई दो ऑप्शन, दो तरफ से वो लोन पेयर दे नहीं सकता है। आपके पास में बी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि अमोनिया भी आपके पास में नहीं ये शो करेगा, CO3 भी नहीं करेगा। केवल NO2 एक ऑप्शन है सी, जिसके अंदर एक बार नाइट्रोजन लोन पेयर दे सकता है और एक बार O दे सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमर्स। ओके चलिए साहब, अब आइए एक्सप्रेशन और रीजंस के क्वेश्चंस के ऊपर। तो एक एक करके इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारे पास में सी। अब सी क्यों है जरा इसके बाद सुन लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इजियर इन आयोडो इथेन। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आयोडो इथेन क्या होता है, CH3CH2IE, ये इसका बॉन्ड होता है। और अगर आप जो है क्लोरीन देते हैं तो क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम होती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कहा है उसने, एसेंशियल तो बिल्कुल ठीक है, मगर रीजन को उसने बेवकूफी कर दी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl इज लेस। अरे भैया ये क्या बात बोली आपने, ये वीक बॉन्ड है, ये क्या है, वीक बॉन्ड है, इसकी एनर्जी लेस होती है और इसकी एनर्जी क्या होती है, मोर होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 15 क्वेश्चन में असर्शन तो ठीक है, रीजन गलत है, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो गया सी। क्योंकि सी में कहते हैं तब लगाइए आप जबकि असर्शन ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आते हैं। इसका आंसर है हमारे पास में डी। डी का काम समझते हैं, असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत। क्यों ऐसा क्यों हो रहा भाई, इसने कहा है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन आर ऑलवेज, नहीं इसका डी इसलिए क्योंकि ए assertion देखा, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन आर ऑलवेज सेम। ऐसा नहीं होता। ऑर्डर एक अलग चीज है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, मॉलिक्यूलरिटी एक अलग चीज है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो assertion इज रॉन्ग, assertion इज रॉन्ग। रीजन पर आइए। रीजन में कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये बात बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कई सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। और आगे ये भी कहते हैं स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग। ये बात बिल्कुल ठीक है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो आपका आंसर जो है वो हो गया डी, क्योंकि रीजन जो है वो तो करेक्ट है। तो इस हिसाब से डी हो गया। ये आप यहां पर मैं बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर से लिया गया है, एग्जाम्पलर। क्वेश्चन नंबर 58 काइनेटिक्स के चैप्टर से, काइनेटिक्स के चैप्टर से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 16 पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आप आते हैं। बहुत आसान सवाल है ये, तो है जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज। तो 17 में देखिए हमारे पास में आंसर हो गया ए, क्योंकि इसमें असर्शन भी करेक्ट है और इसका रीजन भी करेक्ट है। देखिए जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट हम उन्हें कहते हैं जिसमें इनकम्प्लीट, आधे अधूरे डी ब्लॉक होते हैं, जैसे कि D1, D2, D3, ठीक है। लेकिन जिंक के अंदर क्या होता है, कंप्लीट डी ऑर्बिटल होता है, तो इसीलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता। तो असर्शन ठीक हो गया। रीजन भी इसका ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि रीजन में कहते हैं इसमें आपका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ग्राउंड स्टेट के अंदर भी और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास में ए। असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। और तब हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में Fe+2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए आपको आंसर बाद में बताएंगे, पहले आपको बताते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। Fe का एटॉमिक नंबर है बच्चों 26, आर्गन 18, 4s2 और 3d6। अब देखिए अगर मैं इसको Fe+2 बना देता हूं
तो +2 में क्या हो जाएगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो जाएंगे और ये बन जाएगा आर्गन 18 4s0 और 3d6। अब ये 3d6 की जो जगह है ना, ये इसको मजा नहीं आ रहा क्योंकि d6 में वो रहना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूंगा। क्या करेगा भैया, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, जिससे कि ये बन जाएगा Fe+3 यानी कि 3d5। इससे क्या फायदा होगा, ये आपका हाफ फिल्ड है तो इसलिए दिस इज मोर स्टेबल। समझ गया आपने? नहीं तो Fe+2 पर जब इसने अपने पास इलेक्ट्रॉन को लूज कराया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन। और सेल्फ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, फाइनली रिड्यूसिंग एजेंट। देखो भाई, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई साहब एसर्शन देखते हैं इसका। एसर्शन में कहते हैं Fe+2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात है, Fe+2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और आंसर में क्या कहा है इसने, रीजन के अंदर Fe+3 इज स्टेबल ड्यू टू 3d5 कॉन्फिगरेशन। ये भी बात ठीक हो गई, एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट होने जा रहा है। तो बच्चों लोग, इस तरीके से मैंने आपको ये ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन बताए हैं। सेट नंबर 1 का एक अलग वीडियो में है, सेट नंबर 2 का अलग वीडियो में है, सेट नंबर 3 का एक अलग वीडियो में है। आप इससे अपने अपने मार्क्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट है तो मैंने फोन नंबर दिया, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो पूरा इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का बना करके वीडियो पोस्ट करूंगा मैं। उससे क्या होगा, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, एक तसल्ली के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए आप उसके नंबर अभी से लगा सकते हैं कि आपका नंबर कितने आने जा रहे हैं। तो मैं फिर से आप सब लोगों को आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर। फिजिक्स के पेपर में हम फिर से आपके पास में विद सॉल्यूशन हाजिर होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल हम जब इसमें वीडियो डालेंगे तो केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है। कल हम लोग फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गुड बाय।